अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए अपियर हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को विद PYQs कवर करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री कमिटीज, जो एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए उतना ही कंफ्यूजिंग है। यस, प्रीलिम्स में पार्लियामेंट्री कमिटीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द मेंबरशिप एंड पर्पज ऑफ अ कमेटी। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो नोट्स मैंने प्रिपेयर करे हैं, I have compiled all the nuances of parliamentary committees based on the PYQ as well as test series. Yes, I cleared 4 prelims and उसका राज क्या था? My notes. और notes में जब भी मैं टेस्ट सीरीज सोल्व करती थी, तो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेरे को न्यू पॉइंट्स या नुआंसेस दिखते थे, I kept on adding. और उन सारे नुआंसेस को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। सो डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी एंड कवर दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस वीडियो इटसेल्फ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब समझते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज होती क्या है। पार्लियामेंट में जो कमिटीज होती हैं, उनको पार्लियामेंट्री कमेटी तभी बोला जाएगा जब वो इन 4 फीचर्स को अडेयर करेंगे। नंबर 1 कि पार्लियामेंट्री कमेटी में जो भी मेंबर्स होते हैं, दे विल बी अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस इटसेल्फ। और अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स है तो उनका नॉमिनेशन किया जाएगा बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा में है तो स्पीकर नॉमिनेट करेंगे, राज्यसभा में है तो चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट और किसी मिनिस्ट्री के द्वारा नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे। ओके, जो कुछ किया जाएगा दैट विल बी डन बाय द हाउस और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देन नंबर 2, ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, दे वर्क अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा में स्पीकर के अंडर और राज्यसभा में चेयरमैन के अंडर काम करती है। उनको किसी मिनिस्ट्री से डायरेक्शंस लेने की जरूरत नहीं होती है। देन नंबर 3, दे रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द हाउस और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उनको किसी मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट्स भेजने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 4, दे आर प्रोवाइडेड सेक्रेटेरिएट बाय द हाउस इटसेल्फ, नॉट बाय अ मिनिस्ट्री। जो भी स्टाफ रिक्वायर्ड है टू डू देयर ऑफिशियल वर्क, वो हाउस के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा, ना कि किसी मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेंगे फॉर देयर ऑफिशियल वर्क और डे टू डे एक्टिविटीज। ओके, तो ये 4 फीचर्स को अडहेयर करना बहुत जरूरी है फॉर ए कमेटी टू बी कॉल्ड ए पार्लियामेंट्री कमेटी। अब यही वजह है कि जो कंसल्टेटिव कमिटीज है, उनको पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बोला जाता, डिस्पाइट जो कंसल्टेटिव कमिटीज है, उनके भी जो मेंबर्स होते हैं वो बाय एंड लार्ज MPs होते हैं। तो वो पार्लियामेंट्री कमिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रन की जाती हैं बाय द मिनिस्ट्रीज। ओके, अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हमने बात की कि पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, वो ऑब्वियसली पार्लियामेंट से बिलोंग करती हैं, तो क्या वो आउटसाइड से कोई एक्सपर्टीज कॉल कर सकते हैं? आंसर इज यस। जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, वो बाहर से साइंटिफिक और स्पेसिफिक एक्सपर्टीज को कॉल इन कर सकती हैं। ठीक है, मतलब उन आउटसाइडर्स को पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर्स नहीं कहा जाएगा, बट ए कैन बी कॉल्ड इन फॉर द एक्सपर्ट एडवाइस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीप इन माइंड। ओके, अब देखो पार्लियामेंट्री कमिटीज का आइडिया आया क्यों है? बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन द पार्लियामेंट टू वर्क एफिशिएंटली और टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल और टू डू द स्क्रूटनी और ऑडिटिंग ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। वो कैसे? क्योंकि देखो, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, वो एक तरह से पार्लियामेंट से ली गई हैं, तो मिनी पार्लियामेंट उनको बोल सकते हैं। और पार्लियामेंट है ना, उसके पास बेसिकली लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ एक्सपर्टीज और लैक ऑफ प्राइवेसी होती है। उन्हीं चीजों को एड्रेस करने के लिए पार्लियामेंट कमिटीज फॉर्म की गई हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन कर दिया। उन्होंने जो अपनी पावर थी टू स्क्रूटनाइज एंड ऑडिट द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो किसको दे दी है? कमिटीज को दे दी है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट एक काफी बड़ी बॉडी है, बट वो बैठती कितने दिन है? 70 to 80 डेज पर ईयर। ठीक है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, वो क्या करती हैं? वो 365 डेज वर्क करती हैं टू ऑडिट द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो पूरा साल काम करता है। अब पार्लियामेंट के तो 3 सेशंस होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव के तो कोई सेशंस नहीं होते ना। एग्जीक्यूटिव तो परमानेंटली काम करता है, तो एग्जीक्यूटिव के काम को स्क्रूटनाइज करने के लिए भी तो कुछ परमानेंट बॉडीज होनी चाहिए ना, बाय एंड लार्ज। तो वो क्या है? पार्लियामेंट्री कमिटीज। ओके, अब एक्सपर्टीज नहीं होती है पार्लियामेंट के पास, ऑब्वियसली MPs के पास एक्सपर्टीज भी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग द कॉमन मैन, और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि भाई सबके पास एक्सपर्टीज होगी। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई जाती हैं जिनमें जो लोग स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उनको ग्रुप इन किया जाता है। ठीक है, और साथ ही प्राइवेसी को, पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट है उसकी जो प्रोसीडिंग्स है, प्रोसीडिंग्स ओपन होती हैं, हम लाइव देख सकते हैं ना पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे हो सकते हैं जो सेंसिटिव मैटर्स होंगे, लाइक न्यूक्लियर पावर रिलेटेड मैटर्स हो गए, डिफेंस मिनिस्ट्री के से रिलेटेड कुछ मैटर्स हो गए, तो उन सब को पार्लियामेंट्री कमिटीज के द्वारा बैकडोर में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो यही 3 वजह है, लैक ऑफ टाइम, एक्सपर्टीज एंड प्राइवेसी विद द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट ने अपना काम पार्लियामेंट्री कमिटीज को दे दिया है। ठीक है, अब
ये अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में मेंशन किया गया है। आंसर इज यस। पार्लियामेंट्री कमिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 105 एंड 118, बट उनकी जो डिटेल्स है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन है। डिटेल्स आर गिवन इनटू द रूल्स ऑफ द हाउसेज। अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स की होती हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज। देखो मेनली 2 टाइप्स की पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं। नंबर 1 इज स्टैंडिंग, नंबर 2 इज एडहॉक कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटीज क्या है? ये परमानेंट कमिटीज होती हैं। अब जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं वो परमानेंट काम करती हैं, हर साल काम करती हैं, बट जो उनका कंपोजिशन है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होता है एवरी ईयर। जो भी नॉमिनेशंस और इलेक्शंस होंगे वो हर साल होंगे। मेंबर्स चेंज भी हो सकते हैं, री इलेक्ट भी हो सकते हैं, बट कमेटी हमेशा मेंटेन रहेगी। कमेटी रेगुलरली वर्क करेगी। ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी के एग्जांपल्स में क्या आता है? जैसे फाइनेंशियल कमिटीज लाइक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, एथिक्स कमेटी एटसेट्रा। एडहॉक कमेटी, बेसिकली एडहॉक कमिटीज क्या होती हैं? टेम्परेरी होती है और दे सीज टू एग्जिस्ट ऑन टास्क कंप्लीशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर स्कैम की बात करें कि जैसे 2G स्कैम था, तो 2G स्कैम के टाइम पे एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। ठीक है। फिर जैसे ही उसका काम खत्म हुआ तो वो डिजोल्व कर दी गई। जैसे और भी कोई स्पेसिफिक बिल की बात करें, अगर जैसे जीएसटी बिल आया तो जीएसटी बिल से रिलेटेड जितने भी नुआंसेस हैं उनको कवर करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी बना दी गई। सेलेक्ट कमेटी बेसिकली एक स्पेसिफिक बिल को डिस्कस करने के लिए ही बनाई जाती है। वो एडहॉक कमेटी होती है नेचर में, और जैसे ही उस बिल से रिलेटेड काम खत्म हुआ तो वो कमेटी डिजोल्व कर दी जाती है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग है? आंसर इज नो। देयर रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, दे आर जस्ट एडवाइजरी इन द नेचर। ओके, कीप दिस इन माइंड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या मिनिस्टर्स पार्लियामेंट्री कमेटीज के पार्ट हो सकते हैं? देखो यस हो भी सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि देखो मिनिस्टर्स बेसिकली किसके पार्ट होते हैं? गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनका काम क्या है? गवर्नमेंट के काम को स्क्रूटनाइज करना, ऑडिट करना, चेक करना एटसेट्रा। और जब ये सारा काम पार्लियामेंट्री कमेटी कर रही है और अगर पार्लियामेंट्री कमेटी में मिनिस्टर को भी ऐड कर लिया तो क्या होगा? चेक्स एंड बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाएगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि मिनिस्टर का ही काम है और मिनिस्टर ही ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज में मिनिस्टर्स आर नॉट पार्ट ऑफ दोज कमिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो हमारी बिग 3 या फिर फाइनेंशियल कमिटीज हैं, कमिटीज ऑन एस्टिमेट्स, कमिटीज ऑन पब्लिक अकाउंट्स, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इन तीनों में मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, ये भी एक तरह से गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी होती है उसको इंश्योर करने के लिए बनाई जाती है, तो इनमें भी मिनिस्टर्स पार्ट नहीं हो सकते। देन कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज, गवर्नमेंट ने जो भी वादे किए थे क्या वो फुलफिल किए हैं कि नहीं, उन सब चीजों को चेक करने के लिए जो कमेटी होती है उसमें भी ऑब्वियसली मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, क्योंकि मिनिस्टर का तो काम चेक किया ही जा रहा है ना। बाकी भी और ये कमिटीज हैं जिनमें कह सकते हैं कि मिनिस्टर्स पार्ट नहीं हो सकते। लेकिन वो कौन सी कमेटीज हैं जहां पे मिनिस्टर्स पार्ट हो सकते हैं? नंबर 1 बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, और जैसे सेलेक्ट कमेटी ऑन ए बिल। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर मिनिस्टर ने कोई बिल प्रपोज किया, तो उस बिल की जब से रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस किया जा रहा है तो हम उस मिनिस्टर को रख सकते हैं, बिकॉज मिनिस्टर उस बिल के बारे में डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। जो भी बाकी मेंबर्स के जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उनको क्लियर करने के लिए मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है बिल। ठीक है। तो सेलेक्ट कमेटी ऑन ए बिल में भी मिनिस्टर मेंबर हो सकते हैं। तो याद रखने के लिए गोल्डन रूल क्या है कि जब भी कोई कमेटी है जिसका काम किसी गवर्नमेंट के फंक्शन को चेक करना, ऑडिट करना, स्क्रूटनाइज करना है, तो मिनिस्टर वहां पे अलाउड नहीं है। अब देखो दूसरा है कि मान लो जो भी है पार्लियामेंट्री कमेटी उसका काम है सिर्फ जैसे हाउस मैनेजमेंट वगैरह करना, जैसे बिजनेस एडवाइजरी या रूल्स कमेटी का काम है, तो इस तरह के जो काम है वहां पे मिनिस्टर को अलाउ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर तो हेल्प कर सकते हैं ना कंसल्टेशन ऑफ द हाउस में या मैनेजमेंट ऑफ द हाउस में, तो कोई बड़ी डील नहीं है वहां पे, दे कैन बी अ मेंबर। ओके, पॉइंट यही है कि जब गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करना हो तो उस कंडीशन में वो पर्टिकुलर कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते हैं। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट फाइनेंशियल कमिटीज के बारे में। 3 कमिटीज हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इन तीनों को फाइनेंशियल कमिटीज बोला जाता है बिकॉज वो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स को डील करती हैं। अब देखो जो पीवाईक्यूज हैं वो भी बेसिकली बात करते हैं इनकी मेंबरशिप से रिलेटेड और पर्पज ऑफ दिस कमिटीज। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या नुआंसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल कमिटीज। देखो पहली बात ध्यान रखनी है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है पीएससी, उसका काम क्या होता है? वो सीएजी की रिपोर्ट्स को एग्जामिन करता है। कैसे समझना है? सीएजी क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सेंड करते हैं।
प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्लेस करते हैं। अब पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट बोलेगी कि भाई हमें नहीं समझ में आ रहा इस रिपोर्ट में क्या क्या है, तो आप हमें चेक करके बता दो। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फिर उसको स्क्रूटनाइज करेगी और उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगी वो पार्लियामेंट को रीसेंड करेगी। तो ये इस तरह से ये प्रोसेस फॉलो होता है, स्क्रूटनाइजिंग द सीएजी रिपोर्ट्स बाय द पीएससी। ओके, अब देखो एस्टिमेट्स कमेटी है, उसका पर्पस क्या है। एस्टिमेट्स कमेटी बेसिकली एग्जामिन करती है गवर्नमेंट के बजट एस्टिमेट्स को, नाम से ही पता चल रहा है। लाइक गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगी कि भाई आपको कहाँ खर्चा ज्यादा करना है, कहाँ खर्चा कम करना है, बजट को किस तरह से प्रिपेयर करना है, बजट के डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रेजेंट करने हैं हाउस में, और कैसे आपको अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करना है, एटसेट्रा। देखो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में क्या होता है कि ये जो कमेटी होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिलेटेड, पीएसयू से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग है और सीओजी की रिपोर्ट्स हैं उनको एग्जामिन करेगी, उनको स्क्रूटनाइज करेगी। ओके, अब देखो मेंबर्स कितने होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, दोनों हाउसेज से मेंबर होते हैं, 15 फ्रॉम द लोकसभा, 7 फ्रॉम द राज्यसभा एंड टोटल 22। लेकिन एस्टिमेट्स कमेटी में सिर्फ लोकसभा से मेंबर्स होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ओनली फ्रॉम द लोकसभा, ये प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। देन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में भी 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा। अब देखो चेयरमैन से रिलेटेड जो नुआंसेस हैं, चेयरमैन सारी कमेटीज में स्पीकर अपॉइंट करेंगे, लेकिन कौन हो सकता है वो डिफरेंट है। कन्वेंशनली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो अपोजिशन से आता है और एस्टिमेट्स कमेटी का वो रूलिंग पार्टी से आता है। ऑब्वियसली वो लोकसभा का मेंबर ही होगा क्योंकि लोकसभा के ही मेंबर्स है ना एस्टिमेट्स कमेटी में, बट उन लोकसभा मेंबर्स में से भी जो रूलिंग पार्टी का मेंबर होगा उसको इनवेरिएबली स्पीकर चेयरमैन अपॉइंट करेंगे। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में जो भी चेयरमैन होगा वो लोकसभा से होगा सिर्फ, लेकिन देखो ये चीज ध्यान रखनी है कि मेंबर्स दोनों है राज्यसभा और लोकसभा से, लेकिन जो चेयरमैन है दैट मस्ट बी फ्रॉम लोकसभा ओनली। रीजन क्या है, रीजन यही है बिकॉज लोकसभा हैज ए पावर ऑफ पर्स एंड टू अडा टू दैट पॉइंट ये कन्वेंशन फॉलो की जा रही है इन दिस कमेटीज। ओके, अब देखो ओरिजिन, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो 1921 से चल रही है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। एस्टिमेट्स कमेटी समहाउ इसका भी ओरिजिन तो ब्रिटिश इंडिया के अंडर ही है 1921 से ही, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो इसको फर्स्ट टाइम 1950 में एस्टेब्लिश किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ जॉन मथाई, ये उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स ये किसकी रिकमेंडेशंस पे एस्टेब्लिश हुई थी, कृष्णा मेनन कमेटी इन 1964। ठीक है, अब देखो ये तो कुछ डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स हो गए। कॉमन रूल्स क्या है सारी कमेटीज में, तो पहली बात तो इन कमेटी के जो मेंबर्स होंगे उनका टर्म होगा 1 साल का और इनका इलेक्शन होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड इनटू दिस कमेटीज। ये कॉमन रूल है तीनों कमेटीज के लिए कि जो भी मेंबरशिप है ना हाउस में उसी प्रोपोर्शन में ये मेंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल बीजेपी और कांग्रेस की हम बात करें तो बीजेपी का जो परसेंटेज है हाउस में उसी परसेंटेज में उनकी मेंबरशिप होगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स को डिस्कस करें तो कौन सी कमेटी को गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू सीएजी बोला जाता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। ठीक है, और कौन सी कमेटी को कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी बोला जाता है, एस्टिमेट्स कमेटी। क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट को इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर सजेस्ट करती है ना कि कितना खर्चा करना है, कैसे बजट रिप्रेजेंट करना है, एटसेट्रा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड कि उनके जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स हैं उनको एग्जामिन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट आती है कि दिस कमेटी कैन एग्जामिन मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, तो आंसर इज नो, दे कैन नॉट। ओके, अब देखो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज को देख लेते हैं, देन रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे और उसके पीवाईक्यूज को देखेंगे। ओके, देखो 2003 का प्रीलिम्स क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट बोलती है कि वाइल राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो एसोसिएट हो सकते हैं कमेटीज ऑन पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स से, लेकिन जो कमेटी ऑन एस्टिमेट्स है उसके मेंबर्स हैं वो कम्प्लीटली लोकसभा से बिलोंग करते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जो तीनों फाइनेंशियल कमिटीज हैं उनमें से एस्टिमेट्स कमेटी लार्जेस्ट है और उसकी 30 के 30 मेंबर्स कम फ्रॉम द लोकसभा ओनली। ठीक है, लेकिन बाकी कमेटीज है उनमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा इन बोथ द कमेटीज। ओके, फैक्चुअल थी और फैक्चुअल स्टेटमेंट्स पे कमेटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है ना दैट वर्क्स अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये थोड़ी सी कैबिनेट कमेटी वाला टॉपिक और पार्लियामेंट्री कमेटी दोनों को कंबाइन कर दिया है, बट सिंपल स्टेटमेंट है। ऑब्वियसली जो कैबिनेट कमेटीज बनाई गई हैं वो क्यों बनाई हैं, जैसे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट कमेटीज बनाई है ऐसे कैबिनेट ने भी अपना कैबिनेट का जो टास्क है उसको डेलीगेट कर दिया है कैबिनेट कमेटीज को टू रिड्यूस द ओवरऑल बर्डन ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, तो जो कैबिनेट कमेटीज हैं वो एक तरह से जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है उसको ओवरऑल डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप बोल रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो
कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंडर वर्क करती है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सिंपल है। स्टेटमेंट थर्ड क्या बोल रही है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है ना, वो नॉमिनेट करती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन कमेटीज, काउंसिल्स, बोर्ड्स एंड कमीशंस सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वेरियस मिनिस्ट्रीज। कोई ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है ना, उसका काम यही है कि जो पार्लियामेंट के अफेयर्स हैं उनको हैंडल करना। तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ भी कमेटीज बनाई है, काउंसिल्स बनाई है, कमीशंस बनाए हैं, तो उनकी बिहाफ पे जो भी मेंबर्स नॉमिनेट करने होंगे कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स करेगी। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कंफ्यूज ना हो कि कमेटीज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कमेटीज सेटअप बाय द हाउस, क्योंकि जो हाउस के द्वारा सेटअप की जाती हैं वो तो हम पार्लियामेंट्री कमेटीज बोलते हैं ना उनको, और पार्लियामेंट कमेटीज में तो मिनिस्ट्री का रोल होता नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट कोई कमेटी या कमीशंस, बोर्ड्स वगैरह जो कुछ भी बनाती रहेगी तो उसमें तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का रोल है ना, और ये मिनिस्ट्री नॉमिनेट करती है उन कमेटीज और कमीशंस के मेंबर्स जो सेटअप किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर इज डी 1, 2, 3। 2007 प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यस, अभी हमने बात करी थी कि जो फाइनेंशियल कमेटीज है ना, तीनों कमेटीज में जो चेयरमैन है वो अपॉइंटेड होंगे बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स कंप्राइज मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड ए फ्यू एमिनेंट पर्संस ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो मेंबरशिप है पब्लिक अकाउंट्स की वो कितनी है? 22, जिसमें 15 लोकसभा से हैं और 7 राज्यसभा से हैं। ठीक है, लेकिन कोई एमिनेंट पर्संस नहीं है कंपोजिशन में। दे कैन टेक एक्सपर्ट एडवाइस और दे कैन टेक इनपुट फ्रॉम द आउटसाइड एक्सपर्ट, बट उनको उसकी कंपोजिशन में ऐड नहीं किया जा सकता। कंपोजिशन है वो 22 ही है, जिसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही हो सकते हैं, एमिनेंट पर्संस वगैरह नहीं हो सकते। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना कि भाई हाँ दे कैन हैव एक्सपर्ट एडवाइस तो दे विल बी मेंबर्स। नहीं, मेंबरशिप एक्सक्लूसिव है टू द हाउस ओनली। ओके, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। आंसर इज ए, 1 ओनली। प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स है दैट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, अभी तो हमने पढ़ ही लिया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। लेकिन मान लो आपने नहीं पढ़ा हो और थोड़ी सी कंफ्यूजन हो कि ये 25-22 के आसपास ही है, तो मे बी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन देखो, कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, तो ये लोकसभा से ही सिर्फ 25 मेंबर्स होना थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्योंकि लोकसभा से सिर्फ 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आपको टोटल मेंबरशिप का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको टोटल मेंबरशिप पता है कि वो तो खुद ही 22 होती है, तो ऑब्वियसली ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यस, करेक्ट है, क्योंकि हमने देखा ना कि जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं रिलेटेड टू अप्रोप्रिएशन, फाइनेंस एंड पब्लिक अकाउंट एटसेट्रा, वो स्क्रूटनाइज करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। थर्ड स्टेटमेंट है एग्जामिन्स द रिपोर्ट्स ऑफ द सीएजी। ऑब्वियसली जैसे 2 और 3 का मीनिंग तो सिमिलर सा ही निकल रहा है, तो करेक्ट है ये भी स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 एंड 3, बी। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ। 2014 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट कौन सी है इन चारों ऑप्शंस में से? देखो, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स 22 मेंबर्स हैं, कमेटी ऑन एस्टिमेट्स 30 मेंबर्स हैं, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स इसमें कितने हैं? 22 हैं, और कमेटी ऑन पेटिशंस इसमें भी अराउंड 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या चीज ध्यान रखनी है कि कमेटी ऑन एस्टिमेट्स ये एक तरह से पार्लियामेंट की लार्जेस्ट कमेटी बोली जाती है, तो करेक्ट आंसर इज बी।